दोस्तों नमस्कार। एक धारा विकास की थी, एक धारा इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, एक धारा कॉरपोरेट की थी, एक धारा इस देश के कोर सेक्टर की थी, एक धारा इस देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की थी, एक धारा इस देश में एमएसएमई की थी, एक धारा इस देश में किसानों की थी, एक धारा इस देश के भीतर रोजगार को लेकर थी। ये तमाम धाराएं अगर ध्वस्त हो जाए तो बचेगा क्या? शायद ये ऐसा संकट है या ऐसे खतरे की घंटी है जो इस वक्त देश के प्रधान सेवक के कानों में गूंज रही है। अपने ही बनाए घेरे के भीतर क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं? और 2024 को लेकर जो खतरे की सबसे बड़ी घंटी है, वो घंटी किसी दूसरे ने खड़ी नहीं की। विपक्ष वहां पर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अपना विजन है, अपनी दृष्टि है, अपनी सोच है और आने वाले वक्त में भारत को किस दिशा में किन हाथों के जरिए ले जाना है, इसी बिसात पर 2024 की दिशा में कदम बढ़े जरूर थे, लेकिन अब कदम ठहर चुके हैं। अडानी 2024 तक ठंडे बस्ते में बंद किए जा चुके हैं। इस देश के भीतर में जो डिसइन्वेस्टमेंट भी होना था, उसकी जो बोली भी लगनी थी, उसको लेकर अब किसी कॉरपोरेट के लिए सरकार काम करने के तैयार नहीं है। यहां तक कि कॉनकोर हो या फिर कोई दूसरी कंपनियों की फहरिस्त हो, कॉरपोरेट के हक में सरकार खड़ी नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि अब कॉरपोरेट कोई मुद्दा बने 2024 को लेकर। अंबानी और अडानी भी मुद्दा नहीं बने। इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके गुणगान लगातार किए जाते थे, या फिर एमएसएमई का सेक्टर जिस धारा के आश्रय जिन जिन बातों का जिक्र बीते 2, 3, 4 वर्षों से होता रहा, खासतौर से 2019 के चुनाव के बाद से जो रंगीनियां इस देश ने देखी, वो 2024 तक चुनावी गले की फांस और किसी की नहीं, देश के प्रधान सेवक की बन चुकी है। और सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि अगर उस रास्ते 2024 में वोट मांगेंगे तो जनता खड़ी हो जाएगी, क्योंकि रोजगार दिया नहीं, महंगाई को नकेल कस पाने की स्थिति में आरबीआई आ नहीं पाई, रेपो रेट लगातार बढ़ रहा है, तो ईएमआई के दायरे में फंसा हुआ मिडिल क्लास हैरान और परेशान है। यानी हर उस सीढ़ी पर जिसके जरिए 2024 की दिशा में जाना था, जब वो ध्वस्त होने की शुरुआत हुई तो एक रास्ता पूंजी का भी आया। वह पैसा जो पॉलिटिकल तौर पर चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है, और एक के बाद एक लगते हुए झटकों के बीच जो शेयर बाजार कल तक राहत दे रहा था, अब वो मुश्किल देने लगा है। इसी हफ्ते के भीतर 3 दिनों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा तो आज डूबा है। कुल मिला के 6 लाख करोड़ रुपए इस दौर में निवेशकों के डूब गए। जब से हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद से सिर्फ अडानी समूह के 12 लाख करोड़ से ज्यादा डूब चुके हैं। इन्वेस्टर्स क्या करें, ब्रोकर्स क्या करें, और इन सब के बीच एफआईआईज लगातार भाग रहे हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। भारत के इकोनॉमिक ढांचे में और किसी की दूसरी प्लानिंग नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमिक पॉलिसी का जो ग्रोथ दिखाया जा रहा है, उसको लेकर संकट बड़ा हो रहा है। रास्ता क्या है? रास्ता कुछ ही बचता है, एक रास्ता प्रचार प्रसार का है। और सरकार जब अप्रैल से अपने कामकाज को नए बजट के आश्रय संभालेगी, जो एक आखिरी बजट चुनाव से पहले का होता है, उसके दायरे में जितनी जितनी रकम जिन जिन क्षेत्रों के लिए और सरकार की योजनाओं के लिए जो लोक लुभावन योजनाएं हैं, उस पर किस रूप में प्रचार पर खर्च होगा, उसका कच्चा चिट्ठा भी हमें लगता है आज आपको जानना चाहिए। यह समझना चाहिए कि 2000 चुनाव तक पहुंचते पहुंचते देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2014 की परिस्थितियां लौट कर आ जाए। निशाने पर कोई दूसरा ना हो, बल्कि जनता के सामने निशाने पर वही कांग्रेस हो जिसने 60 वर्ष तक सत्ता संभाली, वही नेहरू गांधी परिवार का जिक्र हो जिस पर करप्शन के चार्ज लगाने से उनकी जुबान थकती ना हो, और उसी तरीके से इस देश के भीतर मची हुई अंधेर गर्दी, जिसमें गरीबी का साया लगातार बढ़ रहा है, किसानों की आय बढ़ नहीं रही है, मजदूरी मिलना मुश्किल है, मनरेगा के भीतर भी काम हो नहीं पा रहा है, डिग्रीधारी युवक
नौकरी पा नहीं पा रहा है, तो इन सब से निजात कौन दिलाएगा? और अगर इनकी हालत ऐसी हुई तो क्यों हो गई? तो क्यों नहीं पुराने दौर को दोबारा से खड़ा किया जाए? यह एक ऐसा यू टर्न है जो बीते 5, 6, 7 बरस में जो भी खड़ा किया गया उसका कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन प्रचार के आसरे जो ठीकरा फोड़ा जा रहा था, उस प्रचार पर ही सेंध और किसी ने नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने लगा दी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो हालात विश्व मंदी के साथ साथ इस दौर में न्यूक्लियर धमकी जो रशिया अमेरिका को दे रहा है, उससे जो शेयर बाजार डगमगाया, विदेशी निवेशक भागे, महंगाई पर नकेल नहीं तो रेपो रेट बढ़ा, ईएमआई बढ़ने की स्थिति में आ गई, और इन सब के बीच सारी मुश्किल यह है कि कोई रिजल्ट बता पाने की स्थिति में सरकार आ नहीं पा रही है, तो होगा क्या? हमें लगता है कि आज इस कच्चे चिट्ठे को समझ लीजिए, क्योंकि सरकार ना कहें, सीधे कहें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक अपने लिए बिसात बिछाई, उसी बिसात के दायरे में अब वो आकर फंस गए हैं। इसीलिए अब किसी मंच से आपको डेवलपमेंट का वो चेहरा और उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी जिसका जिक्र अक्सर चुनाव में हर रैली में प्रधानमंत्री करने से चूकते नहीं थे। जो योजनाएं ऐलान की गई केंद्र सरकार के जरिए, उसकी गूंज आपको जरूर सुनाई देगी, क्योंकि उसी का प्रचार और उसी के बजट से निकला हुआ पैसा आपको इस देश के मीडिया के जरिए दिखाई देगा, तो मीडिया के बोल और उसके तेवर भी बदले हुए होंगे। तो आइए जरा इस कच्चे चिट्ठे को दो दृष्टि से खोलने की जरूरत है। पहली दृष्टि उस वोट को पाने की है, अलग अलग राज्यों के लिहाज से वहां कौन सी राजनीति खेली जाए। मसलन बिहार और उत्तर प्रदेश जातीय स्थितियों में उलझा हुआ है, इसको हर कोई जानता है, लेकिन जातीय समीकरण और सांप्रदायिक समीकरण अगर दोनों का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम और जाति में ओबीसी और दलित, यह कार्ड खेलना बीजेपी के लिए आसान है। तो इन राज्यों को लेकर किसी डेवलपमेंट का जिक्र क्यों होना चाहिए? नहीं करेंगे। यहां पर अब तो इस तरीके से भी नहीं कह सकते हैं कि विकास के लिए कितना पैसा चाहिए, किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए, स्पेशल स्टेटस यानी स्पेशल दर्जा जो दिया जाता है जिसकी मांग नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसके जिक्र की जरूरत भी नहीं है। तो जिन बातों की जिक्र करने की स्थिति में कल तक थे, अब वहां से यू टर्न हम लेते हैं और दोबारा आते हैं उसी सोशल इंजीनियरिंग के दायरे में जहां जातियों का जिक्र हो। तो 120 सीटें बहुत साफ तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार की। समझना यहां पर एक क्षण के लिए भी यह भी होगा, 2014 में जो भी चिंतक हुआ करते थे प्रधानमंत्री, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके इर्द गिर्द के, उन्होंने ही गुजरात से हवाई जहाज के जरिए जब उतारा, जो अडानी का जहाज उड़ा और बनारस में जाकर रुका, और उसमें से इस बात का जिक्र हुआ कि मां गंगा ने बुलाया है, तो अब मां गंगा का जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस समय जिन बातों का जिक्र था और बनारस की सीट से चुनाव लड़ना था और उत्तर प्रदेश को प्रभावित करना था, अब उसका दृष्टिबोध दोबारा से नए तरीके से सामने रखना है। तो यू टर्न उस डेवलपमेंट को लेकर और उस विकास की चकाचौंध को लेकर एक बदलाव इस दौर में अब आपके सामने उभर कर आने वाला है। और इसके ठीक समानांतर बीजेपी इस बात को समझ रही है कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार का जिक्र है तो इसके साए में उस हिंदी पट्टी में जहां पर उसका कब्जा है तो ही कांग्रेस बाहर है और तो ही विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है। और उसके भीतर का सच यह है कि छत्रप बीजेपी से कम कांग्रेस से लड़ते हुए ज्यादा नजर आए और जो वोट बैंक है वो किसी भी हालत में छत्रपों के साथ रहे। एमवाई समीकरण जो मुस्लिम यादव समीकरण है वो बिहार और यूपी में कार्ड विपक्ष के लिए चलना चाहिए, यह कोई दूसरा नहीं चाहता है, यह बल्कि इस दौर के बीजेपी के नेता चाहते हैं जिनकी अगुवाई देश के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उनके चाणक्य नीति बहुत साफ करती है कि एमवाई अगर इंटैक्ट रहता है उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर तो कांग्रेस पनप ही नहीं पाएगी और कांग्रेस और छत्रप जब आपस में लड़ेंगे तो लाभ सीधे बीजेपी को होगा। इसलिए एकजुटता का सवाल दूर की गोटी है। अखिलेश यादव को भी महसूस होता है एमवाई समीकरण चल गया तो वह आज बजट के दिन जब उत्तर प्रदेश का बजट रखा जा रहा था तो शेरवानी पहनकर आ गए और दूसरी तरफ एमवाई समीकरण में एम के सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो उसको तेजस्वी यादव ही नजर आने चाहिए। इसका भरपूर प्रयास नीतीश कुमार भी कर रहे हैं।
कि दरअसल उनके साथ ही ये वोट इंटैक्ट रहे तो 2024 में अपनी सीटें हम बचा तो सकते हैं, जो पिछली बार हम बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। इस बार उसमें एक बड़ा शिफ्ट हुआ है। तो एक यू टर्न समीकरण के लिहाज से और राज्यों की राजनीति के लिहाज से इस देश के प्रधानमंत्री को भी अपनी चुनावी रैलियों में करना है, और लौटिएगा जैसे ही 2014 की दिशा में, तो आपके जहन में आएगा उस समय क्या क्या कहा जाता था। बिल्कुल उसी लाइन पे नए तरीके से उन योजनाओं का जिक्र होगा जो सरकार की ऐसी योजनाएं हैं जो वोट बैंक में तब्दील की जा सकती हैं, और उसके लिए चूंकि बजट में प्रावधान किया गया है पैसे का, तो उस पैसे के आश्रय चीजों को क्रिएट किया जा सकता है। और उसके दायरे में जरा अब समझना शुरू कीजिए कि अब आने वाले वक्त में जो पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे, जो अलग अलग नारे सुनाई देंगे, अलग अलग रैलियों में बीजेपी के नेता जिसका जिक्र करेंगे, खुद प्रधानमंत्री जिसका जिक्र करेंगे और उसका कच्चा चिट्ठा सामने रखेंगे, और प्रचार के लिए तो मेन स्ट्रीम मीडिया तैयार है ही। तो उसके दायरे में एक एक करके सुनिए, दर्जन भर योजनाएं हैं जो सरकार के गेम प्लान में है। उसमें मनरेगा भी है, जो एक वक्त खत्म करना चाहती थी सरकार, लेकिन वह मनरेगा किसी भी हालत में, जो देश की हालत बिगड़ती चली गई आर्थिक तौर पर और असंगठित क्षेत्र के पास काम नहीं, तो मनरेगा कम से कम 27 दिन तो काम दे देता है, और परिवारों की दृष्टि से वो लगभग 42 दिन तो काम दे देता है। तो इतनी आय भी बहुत बड़ी बात होती है। और उसके पैरेलल में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डीबीटी, यह प्रचार की एक नई रूपरेखा आने वाले वक्त में आपको नजर आने लगेगी। लेकिन बहरहाल अब उस योजनाओं पर चलिए जो आपके सामने रेंगने वाली है। स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पीने वाला पानी जो वाटर मिशन है, यानी ड्रिंकिंग वाटर मिशन है, वह भी है, नेशनल हेल्थ मिशन जिसके जरिए आप इंश्योरेंस का जिक्र कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन मिशन जिसके जरिए आप ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई को जोड़ना चाह रहे हैं, जो अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्लानिंग की गई थी उसको भी इस दायरे में लाया जा रहा है। 5 किलो अनाज मुफ्त देना तो पहले से जारी है लगातार, और इसके ठीक समानांतर जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें आप किसी भी जगह कुछ भी काम करें आपको अनाज मिल जाए। इन लगभग 10, 11, 12 योजनाओं पर खास तौर पर ध्यान इसलिए है क्योंकि इसके दायरे में इस बजट में जो पैसा रखा गया है वो कहां खर्च होगा, वो प्रचार पर ही खर्च होगा, क्योंकि इससे पहले जो परिस्थितियां बतलाती हैं और देश के जो डाटा बतलाते हैं, और हमारी टीम ने सरकार के ही जब डाटा को कलेक्ट किया तो सरकार की इन योजनाओं पर जो खर्च होता है वह 60-40% के हिसाब से चलता है। 60% का काम होगा, 40% प्रचार होगा, और रिजल्ट निकल कर आया कि दरअसल 20% खर्च हुआ, 35% प्रचार हुआ, बाकी का 45% पैसा था ही नहीं। तो वो खर्च ही नहीं हुआ, तो पैसा नहीं था तो खर्च कहां से होगा। तो इस दृष्टि से अगर आप समझिए तो जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है, ग्राम सड़क योजना 19,000 करोड़ का बजट है, आवास योजना पर 79,000 करोड़ का बजट है, जो स्वच्छ भारत मिशन है ये अभी भी उसके आपको अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार होगा, 12,192 करोड़ का उसमें बजट रखा गया है। हेल्थ मिशन पर 36,000 करोड़ है। राष्ट्रीय ग्रामीण पीने के पानी योजना जो है, जो मिशन है, उस पर 70,000 करोड़ का बजट है। नेशनल एजुकेशन मिशन जो है वो 38,000 करोड़ का बजट है। जो चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है उस पर बजट तकरीबन 20,000 करोड़ का है। ये सारी चीजें एक साथ चलेंगी। इसके साथ साथ जो खेती से जुड़ा हुआ मामला है उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर बजट 1 लाख करोड़ का है, लेकिन फर्टिलाइजर पर 1,75,000 करोड़ का है, क्योंकि यह सब्सिडी देनी पड़ रही है। तो जो सब्सिडी देंगे, अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो आपका पूरा प्रोसेस था इससे पहले सब्सिडी से हटकर जो मार्केट इकोनॉमी देख रहा था वह ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। तो अब आप दोबारा सब्सिडी के फॉर्मेट में आ गए, यानी अप्रैल से नए बरस की शुरुआत, जो चुनावी बरस की शुरुआत होगी, उसमें आपको ये सारी चीज नजर आएंगी। तो आप लौटिए दोबारा से 2014 की परिस्थिति में, निशाने पर पुरानी सत्ता, निशाने पर पुराने धत्कर्म, लेकिन मौजूदा वक्त में 8-9 बरस में क्या हुआ इसको आप कैसे भूल जाएं कि दरअसल रोजगार नहीं मिला,
अंबानी अडानी सरकार की यारी के साथ नहीं थे। इस देश के तमाम पब्लिक सेक्टर को कौड़ियों के मोल कैसे बेचा गया और किस रूप में डिविडेंड बैंकों से और रिजर्व बैंक तक से लिया गया। महंगाई तो दूर की बात है, उस महंगाई पर नकेल कसने के लिए सरकार के पास ईएमआई को बढ़ाने के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और तो और जो डाटा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आईएमएफ को भी, उस डाटा ने भी इस बात का जिक्र किया कि दरअसल भारत की जो ग्रोथ रेट है वह एक फेक ग्रोथ रेट की दिशा में तो नहीं है। और यह सवाल उसके 23 के जो पूरी की रिपोर्ट है आईएमएफ की, उसमें नजर आने लगा। 3-4 मैसेज बहुत खुलकर सामने आकर आज की तारीख में खड़े हो गए। पहला, जो सोच रहे थे कि इस दृष्टि से 2024 की दिशा में जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, उस दिशा को बदलने का वक्त आ गया है। उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों के भीतर वह मुद्दे आक्रोश भरते हैं, यानी उनके भीतर गुस्सा आता है कि आपने ये किया नहीं और आप ये सब कुछ कर रहे हैं। यह रिपोर्ट सरकार के पास है। दूसरा सवाल है कि जो विपक्ष की एका की बात हो रही है, तो उसमें विपक्ष की एका तो दूर की बात है, उसमें छत्रपों को ही कहां पर किस रूप में पनाह भी देनी है और उसके ठीक समानांतर जिन एजेंसियों का जिक्र होता है उसका भी खुले तौर पर करना है। इसीलिए ध्यान दीजिए, पहला शिफ्ट राज्यसभा में तब नजर आया कि आने वाले वक्त में हमारा कवच कॉरपोरेट नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, अंबानी अडानीज का जिक्र नहीं होगा, इंटरनेशनली हम भारत को इस रूप में प्रोग्रेस की दिशा में ले गए हैं, यह भी नहीं होगा। वर्ल्ड मार्केट में जो इक्विटी है उसमें ब्रिटेन आज के दिन भारत को भी पार पहुंच गया, जो छठा सबसे बड़ा इक्विटी के मार्केट का देश है, वो अभी भारत के एट पार आ गया। यानी इंटरनेशनली ग्रोथ जो है वो कैसे कम हो रही है। और इस महीने लगभग एफआईज ने कितने बिलियन डॉलर पैसे निकाल लिए हैं भारत के शेयर बाजार के भीतर से। पुराने दौर में चले जाइएगा तो 17-18 बिलियन डॉलर 2022 में निकाले थे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस दौर में जब शेयर मार्केट को लेकर रुक गया है, तो प्रोजेक्ट्स को लेकर कैसे आएगा। जो प्रोजेक्ट्स इलेक्शन की दिशा में बढ़ने के लिए अब थम गए हैं, रुक गए हैं। तो सरकार का बड़ा निर्णय 2024 तक अडानीज का जिक्र उसकी जुबान पर नहीं आना चाहिए। हर मंत्री को निर्देश है, हर संस्था को निर्देश है, अडानी का जिक्र नहीं होना चाहिए। कोई जांच, कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि अहमदाबाद में भी किसी को नहीं जाना चाहिए पूछताछ की दृष्टि से। और इसके दायरे में सेबी भी आ जाए और एलआईसी भी आ जाए, जो कल तक कह रही थी हम पूछताछ करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं और आने वाले वक्त में होगा भी नहीं। और संयोग ऐसा है कि आज ही के दिन सबसे ज्यादा शेयर्स किसी के गिरे तो वो अडानीज के गिरे और 51,000 करोड़ का नुकसान उसके इन्वेस्टरों को हो गया। कुल मिला के 12 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। आज 51,000 करोड़ का, और आज तकरीबन 3.5 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स के शेयर बाजार में झटका खा गए, चूना खा गए, जो नीचे आ गया। उसकी वजह अलग अलग है, लेकिन इन सब के बीच एक वजह अडानीज का वो डेवलपमेंट का मॉडल है, जो वैल्यूएशन के आसरे चलता था और कैसे लोन लेता था, उस लोन को फिर से लगाता था और उसके जरिए फिर लोन लेने के लिए शेयर बाजार का नया वैल्यूएशन आता था। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर सरकार की चुप्पी, सेबी की खामोशी और सरकार के इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों का होना, ये सारी चीज बताती है कि अब आप कॉरपोरेट को भूल जाइए। तो कॉरपोरेट को सरकार भूल गई है। अब इसके अलावे 3 सेक्टर और है जिस पर सरकार को काम करना है। वो है एक रेलवे का। आने वाले वक्त में आपको रेलवे में भर्ती योजना निकल कर आएगी। यह अलग मसला है, वो योजना ही निकल कर आएगी कि कितने लाख लोगों की भर्ती होने वाली है, क्योंकि 2,40,000 करोड़ का बजट सामने रखा गया है। लेकिन उसमें भर्ती नहीं होगी। 2024 से पहले भर्ती हो जाए, क्योंकि इससे पहले जो निकाली गई भर्ती योजना उसमें भर्ती नहीं हुई, तो इसमें कैसे हो जाएगी। लेकिन लॉलीपॉप तो दिखाया जा सकता है। तो लॉलीपॉप दिखाने के तरीके अब डेवलपमेंट के आसरे नहीं है, बल्कि उसके आसरे है जहां पर आपको सिर्फ एक उम्मीद दिखाई दे और पुराने दौर को देखकर आप सोचें नया दौर अच्छा है और इनका कोई विकल्प हो नहीं सकता है। यह दृष्टि आपके जहन में रहे। और इसके साथ साथ जो 3-4 चीजें हैं, उसमें एक बात और समझिए कि दुनिया भर में 3 मैसेजेस हैं कि जो भारत में पैसा लगता था उसमें यहां के सोशल एस्पेक्ट को, यहां की गवर्नेंस को और यहां के इन्वायरमेंटल
प्रोसेस में, यानी आप एनवायरनमेंट से लड़ रहे हैं, आप किस तरीके से ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो हम पैसा लगाएंगे। लेकिन संयोग से जो ये ESG है, यानी इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इसको लेकर अब बाहर वालों ने पैसा डालना बंद कर दिया। उसकी दो सबसे बड़ी वजह, एक तो देश के भीतर की जो परिस्थितियां, उसमें अगर सरकार के साथ अडानीज नजर आ रहे थे, तो अडानीज एक तरफ ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र करते हैं, जहां पर फ्रांस की टोटल एनर्जी भी पैसा लगाती है, नॉर्वे का सोवेरेन बॉन्ड भी आपके साथ पैसा लगाता है, लेकिन आप उस पैसे को डाइवर्ट कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया की कोयले की खदानों में। तो जिस पर्यावरण को लेकर चिंता माइनिंग के जरिए है और पैसा ग्रीन एनर्जी में डाल रहे हैं, तो दोनों को साथ खिलवाड़ करने वाला अगर एक ही प्लेयर है, और वो एक प्लेयर मौजूदा राजनीतिक सत्ता के करीब रहा है, और अब पैसा उन लोगों ने निकाल लिया, शेयर बेच डाले, बाहर निकल गए, तो वह एक शक की दृष्टि से चीजों को देख रहे हैं। तो ऐसे में अब उस फॉरेन कैपिटल का इंतजार मत कीजिए, अब यहां के मुद्दों को जनता के बीच जाकर, जनता के साथ घुल मिल करके फिर से जिक्र करना शुरू कीजिए कि हम तो झोले उठाकर कभी भी चल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति 2024 के चुनाव तक आ सकती है, जहां पर इस बातों का जिक्र हो। यह एक इमोशनल डायलॉग है, मैं झोला उठाकर चला जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फकीर हूं, मेरी ये अवस्था है। लेकिन भारत के भीतर इस दौर में अगर आप प्रधानमंत्री के कार की फ्लीट देखेंगे, तो दुनिया के सबसे रईस फ्लीट में से एक है, जिसमें करोड़ों रुपए की गाड़ियां, 6-6 गाड़ियां एक रंग की एक साथ चलती है। भारत के प्रधानमंत्री के सफर का हवाई जहाज देखेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति के A1 को टक्कर देने वाला खड़ा है। तो उस रईसी में मत जाइए, आप फकीरी देखिए, और इस फकीरी के आश्रय भारत के विश्व गुरु को होने की परिस्थितियों को देखिए। उस दिशा में पूरा चुनाव प्रचार ले जाया जा सकता है या नहीं, अब इस दृष्टि से सरकार सक्रिय हो रही है, और यू टर्न लेने की परिस्थितियों में इस माध्यम से आ रही है कि अब पुरानी परिस्थिति नहीं चलेगी। तो आखिर की 3 बातें। पहली बात, राज्यवार रणनीति ऐसी होगी जिसमें छत्रप यूनिटी की दिशा में ना बढ़े। जो विपक्ष की एका की दृष्टि से कोई संभावना अगर बनती है, तो वो संभावना नहीं बननी चाहिए। यह पहला प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम है, इस देश की जनता की जरूरतों के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए और बताइए कि हमारी हालत भी आप ही जैसी है और हम दोनों की हालत ऐसी है। तो इसकी वजह यह है कि उससे पहले की जो सरकारें हुआ करती थी, उनका कच्चा चिट्ठा सामने रखिए, जिसमें जाहिर है कोयला घोटाला कांड होगा, 2G होगा, CWG होगा, आदर्श घोटाला होगा। जितनी भी लकीर खींच सकते हैं खींचिए, लेकिन पहले की खींचिए। इस दौर को आप भूल जाइए, यह तो सबसे पाक साफ दौर है। और तीसरी परिस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री अपने तौर पर जनता के बीच उसी तरीके से सक्रिय होंगे जो सक्रियता आपको 2014 में दिखाई दी थी। जिस समय अडानी के जहाज में सफर करते थे और पूरा घूमते थे, फिर रात में पहुंच जाते थे गांधीनगर, फिर सुबह निकलते थे, फिर आते थे, फिर पहुंच जाते थे गांधीनगर। एक ऐसा सफर था, यह सफर उस दौर में इलेक्शन के समय नहीं था, उसके पहले जैसे ही यह ऐलान हो गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर पद के दावेदार नरेंद्र मोदी हैं, जो गोवा के अधिवेशन में बीजेपी ने निर्णय ले लिया था, जिसमें आडवाणी जी नहीं गए थे, तो आज तक वो भुगत रहे हैं। लेकिन नई परिस्थिति है कि उसी तर्ज पर इस दौर में जैसे ही अब नॉर्थ ईस्ट के चुनाव जिन राज्यों में हो रहे हैं उसके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद से कर्नाटक के चुनाव के मद्देनजर आप एक बिल्कुल नई दृष्टि इस देश के भीतर चुनाव की देखेंगे, जिसमें जिक्र लोगों के दर्द को होगा, सरकार की योजनाओं का होगा, और पहली बार जनता के साथ खुद को खड़ा करने की परिस्थिति में देश के प्रधान सेवक भी आकर खड़े हो जाएंगे। तो राजनीति का एक नया मूल मंत्र 10 बरस के शासन के बाद 10 बरस पहले की परिस्थितियों को उठाकर दोबारा से सत्ता में कैसे आया जाए, इस दिशा में बढ़ते हुए कदम है। ना इसमें कॉरपोरेट है, ना अडानी, ना अंबानी है, ना शेयर बाजार है, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना ही कॉरपोरेट द्वारा किया गया भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। किसी बात का जिक्र नहीं है। जिक्र लोगों की जरूरत, सड़क, घर, मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीने का पानी, सिलेंडर, इन चीजों की छोटी छोटी बातों का जिक्र होगा, जो आपके साथ होते होते 5 किलो अनाज हमेशा के लिए आपको मिलता रहे। कुछ इस दृष्टि में चीजें परोसी जाएंगी और बीच बीच में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके हिस्से में होता रहेगा। तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते हैं। यह है नया प्लान सरकार के साथ खड़ा हुआ, जो इस दृष्टि से बताने को काफी है कि विपक्ष कुछ सोचे तो
ना सोचे तो जनता ही कुछ सोच ले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।